हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये टेस्ट सीरीज़ का सेशन लेके हम आए हैं और ये टेस्ट सीरीज़ का नंबर जो है 8 है। ये बीपीएससी मेकर के द्वारा बनाया गया ये टेस्ट सीरीज़ है जो कि 69th प्री के एग्ज़ाम के व्यू से बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन एवं क्वेश्चन सेट किया गया है, तो इसको करके ज़रूर आप लोग जाइएगा। ठीक है, रिवीजन के तौर पे हम लोग बना रहे हैं और इसका जो हिंदी मीडियम अभी हम लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज के टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है, उद्यान निदेशालय भारत सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो देखिए, जो पहला दिया हुआ है इसमें, लीची और मशरूम उत्पादन में पहले स्थान पर है बिहार, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आलू उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है बिहार का स्थान, तो ये भी दूसरा स्टेटमेंट भी इसका जो है सही है। तीसरा स्टेटमेंट है सी, इसमें कह रहा है आम और शहद के उत्पादन में चौथे स्थान पर बिहार है, ये भी सही है। और डी नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, केला उत्पादन में बिहार जो है 7वें स्थान पर है। इसमें सारे ए बी सी डी जो ऑप्शन है सारे सही है, तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर इसके अलावा हम लोग बात करें तो लीची, मशरूम, मखाना और लंबी भिंडी के उत्पादन में बिहार जो है देश में पहले स्थान पर है और आलू उत्पादन में तीसरे स्थान पर, जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें आंकड़ों के अनुसार भारत में उत्पादित कुल की अगर बात करें तो लीची का उत्पादन जो होता है 40% से अधिक उत्पादन बिहार में किया जाता है, सबसे ज़्यादा बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। मशरूम का उत्पादन अगर देश भर में अगर बात करें तो बिहार का कंट्रीब्यूशन है 10%। और मखाना प्रोडक्शन की बात करें तो बिहार में इंडिया का 85% मखाना का जो प्रोडक्शन होता है वो बिहार में ही होता है। तो इस हिसाब से एक का सही आंसर हो गया डी। ठीक है, डी इसका सही आंसर है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी फीसदी या प्रतिशत जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है। तो देखिए, अगर हम लोग भारत की बात करें, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार ने देश भर में जल स्रोतों की गणना की। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग भारत में अगर बात कर ले जल स्रोतों निकायों की संख्या के मामले में 5 राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा और असम जो है, ये 5 राज्य जो शीर्ष पर है ये जल निकायों के मतलब मामले में। साथ ही बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार की बात करें ना इसमें, तो 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है। तो इसका सही आंसर हो गया सी, 2 का सही आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, हाल ही में सलोखा योजना लागू की गई है, इस संबंध में कौन सा सत्य है। तो देखिए, ये सलोखा योजना जो लागू किया गया है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये लागू किया गया है, तो इसका सही आंसर हो गया बी। इसके अंतर्गत क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सलोखा योजना नामक एक नई योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 1000 रुपये की मामूली पंजीकरण शुल्क और 1000 रुपये के स्टाम्प शुल्क के बदले अपनी भूमि का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है कि योजना का उद्देश्य है भूमि के स्वामित्व और कब्जे के संबंध में किसानों के बीच जो विवाद है उसको हल करने में ये सहायक होगी। और ये जो ये सलोखा योजना अगले 2 वर्ष के लिए ये वैलिड है, तो सही आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, अंजुमन इस्लामिया हॉल के नवीनीकरण के लिए बिहार राजभवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड मिला है इसको विश्वकर्मा अवार्ड से, और ये 14वां विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है। जो किसको दिया गया है, ये दिया गया है बिहार राजभवन निर्माण निगम लिमिटेड को। अगर हम लोग बात करें इसकी कि अंजुमन इस्लामिया हॉल का जो स्थापना हुआ था ये उसी वर्ष हुआ था जिस वर्ष की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, मतलब 1885 में। फिर सन 1921 की बात आती है तो सन 1921 में गंगा नारायण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन का स्थापित किया था इसी हॉल में बैठकर। फिर 1934 की बात आती है तो 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना भी यहीं पर किया गया था। ठीक है, तो 4 का सही आंसर कौन सा हो गया, इसको भी कौन सा अवार्ड दिया गया है, विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया है इसको रेनोवेशन करने के लिए। है 5 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय के कुलपति रजिस्ट्रार घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है।
तो ये पूर्णिया विश्वविद्यालय के है कुलपति। ठीक है, पूर्णिया विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था 2018 में, और इस वर्ष जो है विश्वविद्यालय कुलपति को जो नाम है उनका एक घनश्याम रॉय, इनको ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित भी किया गया है। तो 5 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर है 6, और इसमें कहा जा रहा है भारतीय उच्च योग के ने 16 अप्रैल 2023 को किस देश में अपना 16वां वीज़ा आवेदन केंद्र खोला है? तो ये खोला गया है बांग्लादेश में। सही आंसर है 6 का सी। है 7, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कहाँ 17 अप्रैल 2023 को सिंधु जल संधि 1960 से संबंधित मामलों का संचालित समिति की बैठक आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग हिस्ट्री देख लेते हैं कि 1960 में सिंधु जल संधि से संबंधित मामलों पर संचालन समिति की 6ठी बैठक जो हुआ था अभी 2023 अप्रैल में, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बैठक की जो अध्यक्षता किए थे वो पंकज कुमार के द्वारा किया गया था, जो कि जल संसाधन विभाग व जल शक्ति मंत्रालय के ये सचिव है। भारत और पाकिस्तान के बीच जल वितरण के मुद्दे को लेकर सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को स्थापित हुई थी, और 2023 में इसका मीटिंग आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया था जापान में। बिहार फाउंडेशन जापान द्वारा 3 अप्रैल 2023 को 111वां बिहार दिवस के रूप में मनाया गया। मतलब 2023 में जो बिहार दिवस मनाया गया वो जो था 111वां बिहार दिवस था। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में इसका 111वां स्थापना दिवस मनाया, और इसका थीम जो था युवा शक्ति बिहार की प्रगति थीम के साथ ये मनाया गया। और 2022 में 110वां था, और वहाँ पे जो थीम था 2022 में जल जीवन हरियाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना हो गया है? तो ये हो गया है 578.78 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, 10 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में नाटो अर्थात उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये बना है फिनलैंड। ठीक है, तो ये है 31वां सदस्य बन गया है नाटो का। नाटो की अगर हम लोग बात करें, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन का जो स्थापित हुआ था 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में स्थापित किया गया था इसको। ठीक है, और नाटो के अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय की बात करें, तो ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसके वर्तमान में जो है हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन है 11 नंबर, हाल ही में संयुक्त कमांडो का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया मध्य प्रदेश के भोपाल में ये आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 12, किस देश को हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो ये 2 देश है जिसको अभी प्रमाणित किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पहला है अजरबैजान और दूसरा है चीन। दूसरा कौन है? अजरबैजान, सॉरी चीन नहीं, एक सेकेंड, अजरबैजान एवं तजाकिस्तान, ये 2 कंट्री है जिसको अभी मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। इसको पिछले साल अगर हम लोग 2021 की बात करें तो 2 देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया था। पहला था चीन और दूसरा था अल सल्वाडोर। तो चीन को 2021 में किया गया था, लेकिन 2023 में जो किया गया है वो अजरबैजान एवं तजाकिस्तान को किया गया है। 13, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में संघाई सहयोग संगठन में शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए थे सऊदी अरब। सही आंसर है 13 का सी। नंबर है 14, इसमें कहा जा रहा हाल ही में खबरों में रहा कॉलिस्टीन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है? जो सही है उसको चूज करना है। तो पहला दिया हुआ कि यह एक एंटीबायोटिक दवा है, पहला सही है। दूसरा दिया खाद्य उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है, ये भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया हो इसका इस्तेमाल सीमेंट में होता है, नहीं, जब एंटीबायोटिक है तो ये सीमेंट में क्यों इस्तेमाल किया जाएगा? ठीक है। डी नंबर है, इसे पॉलीमिक्स ई के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ए, बी और डी जो है सारे कथन सत्य है 14 नंबर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, हाल ही में लिखित पुस्तक द ग्रेट बैंक रॉबरी PNB स्कैम एंड द फ्यूचर रेगुलेशन के लेखक या लेखिका कौन है? तो देखिए ये बुक जो लिखा गया है, दो आदमियों के द्वारा ये बुक लिखा गया है।
पहला है इसमें बी पटाभी राम के द्वारा, साब्या साची दास के द्वारा ये बुक लिखा गया है। इन बुक के जो राइटर है ये दोनों लोग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर कितने करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है। तो ये लगाया गया है 4000 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में आई रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। तो देखिए बिहार लेबर हब में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये जो है दूसरे स्थान पर बिहार है, पहले स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश है 18। और इसमें कहा जा रहा भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को हाल ही में विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। भारतीय मूल के जो है अजय बंगा, उनको हाल ही में वर्ल्ड बैंक का 14वां अध्यक्ष चुना गया है। इसका कार्यकाल 2 जून 2023 से स्टार्ट हुआ और ये 5 वर्ष तक इस पद पर बने रहेंगे। और इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे डेविड मलपास जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर हो गया 18 का सी, अजय बंगा। और ये इंडियन ओरिजिन है तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले एग्जामों के लिए। देखिए ये क्वेश्चन और भी सारे टेस्ट में हम कवर कर चुके हैं। ईरान के जेल में कैद महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये 3 महिला हैं जिनका और ये ईरान के जेल में ये सब बंद है। तो ये है नीलोफर हमीदी, दूसरा है इलाहेल मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। ये तीनों को मिला है ये पुरस्कार। इस हिसाब से सही आंसर कौन सा हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक है। 20 नंबर, इसमें कहा जा रहा भारत ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंज से फायरिंग अभ्यास किया है। बताएं कि इस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है। तो इस युद्ध अभ्यास का नाम है बुलंद भारत एक्सरसाइज। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें कहा जा रहा है बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जिसका नाम था मोचा या मोखा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में जो अभी हाल ही में चक्रवात आए थे मोचा, इस वर्ष का पहला चक्रवाती तूफान था। इस तूफान का नामकरण यमन देश के द्वारा किया गया था। अब यमन देश जो लाल सागर तट पर स्थित है वहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है मोचा, उसी के नाम पर रखा गया था मोचा। यह एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि सांप की कुंडली। तो सही आंसर इसका हो गया इसका डी, यमन। हाल ही में आई USCIRF की रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथी वर्ष विशेष चिंता का देश के रूप में घोषित किया गया है। तो ये किया गया है भारत को। सही आंसर है 22 का, एक सेकेंड, तो ये घोषित किया गया है भारत को। सही आंसर है इसका ए। इसका अगर हम लोग डिटेल देखें तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग जिसका नाम है US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने हाल ही में अपनी एक 2023 में एक रिपोर्ट जारी की है, जो कि वार्षिक रूप से ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, जो कि 2022 के दौरान दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर प्रकाश डाली है। रिपोर्ट में धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के प्रचार के सुधार के लिए सिफारिश प्रदान की है। भारत ने इस रिपोर्ट की आलोचना भी की थी, लेकिन इस रिपोर्ट में लगातार चौथे वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र ने भारत को जो है पहले नंबर पर रखा है। तो सही आंसर हो गया 22 का ए। क्वेश्चन नंबर है 23, इसमें कहा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति होने की घोषणा कर दी है। बताएं कि यह किस तिथि को की थी। तो ये किया गया था 5 मई 2023 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 मई 2023 को कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त करने की घोषणा की थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि कोरोना जो संक्रमण है वो समाप्त हो गया है। WHO ने 30 जनवरी 2020 को कोविड को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। 11 मार्च 2020 को कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था और इस वायरस में पहली बार चीन में हुई थी मौत। ठीक है, चीन के वुहान शहर में मौत हुई थी। तो ये पता ही होगा आप लोगों को। तो 24 का सही आंसर हो गया ए। नंबर है 24, सॉरी इससे पहले भी हम 23 नंबर को 24 बोल दिए थे, तो वो 23 नंबर था, ये 24 नंबर है। 24 नंबर में कहा जा रहा है हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान मिला है।
तो देखिए, हाल ही में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा तथा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दोनों मिलकर राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण आंकड़ा जारी किया है। और इस नवाचार में जो है कर्नाटक राज्य सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है, कर्नाटक राज्य को। हालांकि इसके बाद दादर और नगर हवेली, दमन दीप और तेलंगाना और तमिलनाडु का स्थान है। वर्ष 2011 में पहली बार जो है ये आंकड़ा जारी किया गया था। तो इस बार जो जारी किया है इसमें सबसे अभिनव राज्य का दर्जा किसको मिला है? तो ये है कर्नाटक को मिला है। 25 इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये बनाया गया है AK मोहंती को। क्वेश्चन नंबर है 26, इसमें कहा जा रहा है हाल ही में बिहार के किस जिले के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता आयोजित हुआ है? तो ये किया गया है पूर्वी चंपारण में। ठीक है, तो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मोती झील में पहली बार जो है राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता का यह 10वां संस्करण था। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया था। यह 3 दिवसीय प्रतियोगिता था जिसे 19 राज्यों की टीम ने इसमें भाग लिया था। अगर हम लोग बात करें विजेता पदक की बात, तो पुरुष वर्ग में जो है उत्तराखंड को गोल्ड मेडल मिला है, झारखंड को रजत पदक मिला है, जम्मू कश्मीर को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। महिला वर्ग में बात करें तो बिहार को गोल्ड मिला है, झारखंड को रजत मिला है और केरल को कांस्य पदक मिला है। मिक्स में अगर हम लोग बात करें तो बिहार गोल्ड, मतलब बिहार को जो मिला है गोल्ड अवार्ड मिला है। ठीक है, नंबर है 27, इसमें कहा जा रहा हाल ही में मनाम दुराई मिट्टी के बर्तनों को भौगोलिक संकेतिक यानी GI टैग मिला है। यह संबंध कौन सा कथन, जो इस संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, उसको चूज करना है। तो देखिए, ये जो मिला है यह एक तमिलनाडु का जो है ये मिट्टी, तमिलनाडु में ये मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है। पहला सही है। उसके बाद अगर बात करिए केरल से संबंधित है तो नहीं, ये दूसरा B नंबर गलत है। और उसके बाद है GI टैग 10 साल के लिए दिया जाता है, तो ये भी सही है। D नंबर है GI टैग रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई में है, ये भी सही है। चलिए, इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो मिट्टी का बर्तन है ये भौगोलिक GI टैग प्रदान हुआ है, ये है तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में ये बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो कुंबूर अंगूर को भी GI टैग मिला है, जो कि तमिलनाडु के प्रोडक्ट है। सबसे पहला GI टैग की अगर हम लोग बात करें तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला GI टैग मिला था इंडिया में। ठीक है, और इसको कब मिला था? 1999 के एक्ट के आधार पर 10 वर्षों के लिए GI टैग दिया जाता है। GI टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है तमिलनाडु चेन्नई में है। तो इतना समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 28, इसमें कहा जा रहा हाल ही में मना गांव को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया। बताए कि यह किस राज्य का एक गांव है? तो ये जो है उत्तराखंड का एक गांव है जिसको कि भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये घोषित किया गया है और इसको जो वाइब्रेंट विलेज के योजना के तहत इसको डेवलप भी किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 29, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय मेट्रो ने हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जीता है चेन्नई मेट्रो। क्वेश्चन है 30 नंबर और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार इस वर्ष 34वीं वर्षगांठ मतलब है इसका से सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो दिया गया है ये तुर्की, ब्राज़ील, जाम्बिया और फिनलैंड के लोगों को दिया गया है। और इसमें जो नाम है ये सारे सही है। ये भी सही है, जफर किजिल काया को मिला है जो कि तुर्की से बिलोंग करते हैं। दूसरा है एलेसेंड्रा कोरप मुडरुकू जो कि ब्राज़ील के रहने वाले हैं, इसको भी दिया गया है। चिल्कावा मुम्बा इसको मिला है, ये जाम्बिया के रहने वाले हैं। और लास्ट है टेरो मस्टोनन, ये फिनलैंड के रहने वाले हैं। तो इस सब को प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर है 31 और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा धूल से ऑक्सीजन खोज निकाला है? तो ये किया गया है नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा। सही आंसर है इसका B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, शारजहां स्टेडियम ने हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर अपने एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया सचिन तेंदुलकर के नाम पे जो होगा शारजहां स्टेडियम का एक स्टैंड का नाम होगा।
क्वेश्चन नंबर है 33। इसमें कहा जा रहा है हाल ही में जारी विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों की संख्या कितनी मिलियन पहुंच गई है? तो ये पहुंच गई है 184 मिलियन। नंबर है 34। इसमें कहा जा रहा है हाल ही में बिहार का नया डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजविंदर सिंह भट्टी को। क्वेश्चन नंबर है 35। इसमें कहा जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना। और ये जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया था कतर में किया गया था, और इसका अर्जेंटीना का जो मुकाबला हुआ था फाइनल मैच जो हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था, तो फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने अपने नाम कर लिया है ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब। नंबर है 36। हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बताएं कि वो बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की। देखिए क्वेश्चन नंबर है 37। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में मंकी पॉक्स का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा गया है? तो देखिए मंकी पॉक्स जो है एक गंभीर बीमारी है, दुनिया भर में इसका खतरा बना हुआ है, इसे महामारी भी घोषित किया जा चुका है। इस बीमारी के नाम को लेकर अलग अलग देशों में आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी वजह से काफ़ी समय से इसका बदलाव करने की आग्रह किया जा रहा था, तो इसको बदल के नाम रखा दिया गया है एम पॉक्स। मंकी पॉक्स का नाम चेंज होकर क्या रख दिया गया है? एम पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। और मैक्स स्टार इंडिया के द्वारा अक्टूबर 2022 के लिए जारी मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो देखिए 2022 में जो मोस्ट पॉपुलर फीमेल एक्ट्रेस थी, सबसे पहले समांथा रुथ प्रभु थे। तो इसका नाम आंसर तो सही पहला सी हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आलिया भट्ट, तीसरे नंबर पे नयनतारा, और 4 नंबर पे काजल अग्रवाल, 5 नंबर पर दीपिका पादुकोण, और 7 नंबर पे कैटरीना कैफ, और 8 नंबर पर अनुष्का शेट्टी, 9 नंबर पर कीर्ति सुरेश, और 10 नंबर पर तिरसा। ये सब थे। तो इस सब लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे थे समांथा रुथ प्रभु। तो 38 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर है 39। इसमें कहा जा रहा हाल ही में खबरों में रहा इच्छक निम्नलिखित में से क्या है? तो इच्छक क्या है? एक पोत है। ठीक है, ये हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक नया सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है इच्छक। ठीक है, और ये कि एक गाइडेड जो है ये नौसेना जहाज है। 40। इसमें कहा जा रहा है 1 दिसंबर 2022 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। बताएं कि इसका थीम क्या था? तो देखिए 1 दिसंबर को प्रति वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2022 में जो इसका थीम था, इसका थीम रखा गया था इक्वलाइजर। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका बी। ठीक है, एड्स की पहचान पहली बार वर्ष 1981 में की गई थी, ये भी याद रखना है। और AIDS एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से रामोसी विद्रोह सही रूप से किन भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो देखिए इसका हम लोग देख लेते हैं। रामोसी विद्रोह जो हुआ था अकाल और भूख की समस्या के चलते ये प्रारंभ हुआ था, और ये बेसिकली पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति के लोग के द्वारा किया गया था 1822 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार चीतर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह जो है विद्रोह को अंजाम दिया गया था। ठीक, 1825 से लेकर 1826 के आसपास ये भयानक अकाल का अभाव हुआ था, अनुभव का अभाव हुआ था, जिसके चलते ये विद्रोह स्थापित हुआ था। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में। तो सही आंसर इसका हो गया डी। 42 नंबर। इसमें कहा जा रहा है वेलुथम्पी ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन नेतृत्व कहाँ किया था? तो देखिए ये किया था केरल में। ठीक है, बेलूथम्पी जो थे, ये बेलूथम्पी विद्रोह के नाम से, थम्पी विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। ये 1805 के आसपास ये हुआ था, जब बेवेलजी का जो सहायक संधि ट्रावनकोर की सहायक संधि के लिए विवश किया था, तो उसी के अगेंस्ट में किया गया था बेलूथम्पी के द्वारा ये विद्रोह केरल में। क्वेश्चन है 43 नंबर। निम्नलिखित में से नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण जो लिखा गया था वो लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा, और ये एक बांग्ला भाषा में लिखा गया प्रसिद्ध नाटक है।
इसके रचयिता तो दीनबंधु मित्र थे। इसकी रचना किया गया था बेसिकली 1858-59 के आसपास इसका रचना किया गया था। यह बंगाल के नील विद्रोह का आंदोलन का कारण बना। यह बंगाली रंगमंच के विकास का अग्रदूत भी माने जाते हैं। दीनबंधु मित्र को कोलकाता के नेशनल थिएटर में 1872 में यह नाटक मतलब आयोजित किया गया था। ठीक है। नाटक नील दर्पण में बंगाल के नील खेती करने वाले व अंग्रेज के द्वारा शोषण और भारतीय किसान के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसका जो है यहाँ पे चित्रण किया गया था। तो याद रखिएगा, नील दर्पण के जो नाटक है उसके लेखक है दीनबंधु मित्र। नंबर है 44 और इसमें कहा जा रहा है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध करने वाली जनजाति का नाम क्या था। मतलब देखिए, अंग्रेज को विरुद्ध किया गया था, यहाँ पे मानव बलि दिया जाता था। तो वो जनजाति जो थे वो थे खोंड जनजाति। ठीक है। और ये उड़ीसा राज्य के जनजाति है। उड़ीसा राज्य की मतलब कह सकते हैं कि प्रमुख जनजाति है। जब यहाँ पे अंग्रेज ने मानव बलि प्रथा को बंद करवा दिया तो अंग्रेज के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो सही आंसर है क्या, खोंड जनजाति। क्वेश्चन है 45 नंबर। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया था। तो ये किया गया था वासुदेव बलवंत फाल्के के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 46 और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। तो देखिए, ताता टोपियो जो थे वो नाना साहब के अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया था। 1857 के विद्रोह में जब ये कानपुर पहुंचे तो उस वक्त नाना साहब पेशवा के नेतृत्व में ताता टोपियो ने कानपुर में स्वाधीनता स्थापित करने वाली अगुवाई की थी और नाना साहब के ये जो थे कमांडर इन चीफ भी थे। तो सही आंसर हो गया ताता टोपियो। ताता टोपियो का ओरिजिनल नाम क्या था, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर है 47 नंबर। निम्नलिखित में से गांधी जी का चंपारण आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो देखिए, चंपारण में जो गांधी जी का आंदोलन का उद्देश्य था वो नील किसानों की समस्या के समाधान हेतु ये गए थे चंपारण। ठीक है। किसके कहने पर, तो ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए थे 1917 में। क्वेश्चन नंबर है 48। इसमें कहा जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि के दौरान महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो देखिए, इसमें जो पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, जो कि 1904 में ये शुरू किया गया था। और इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक जो नियुक्त किए थे गांधी जी के द्वारा वो थे मनसुख लाल नाजर थे। तो सही आंसर हो गया 48 का डी। नंबर है 49। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है। तो गांधी जी की सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, सभी जानते हैं। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता था। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग 49 का। ये पहले ही नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। क्वेश्चन है 50 नंबर। इसमें कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। तो देखिए, 1916 में कांग्रेस का एक ऐतिहासिक समारोह हुआ था लखनऊ में, जिसे लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका जो अध्यक्षता किए थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। बाल्कन युद्ध के बाद भारतीय मुस्लिम अंग्रेज सरकार से नाराज थे। उस समय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना आदि मुस्लिम लीग के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। लीग ने लखनऊ अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया। 1916 में लखनऊ कांग्रेस में ही मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना एवं कांग्रेस के मध्य एक समझौता स्थापित हुआ था। तो ये किया गया था लखनऊ अधिवेशन में, ये समझौता हुआ था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में। 51 नंबर। इसमें कहा जा रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था 12 जून 1905 को पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो गया इसमें, 51 का सी, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। 52 नंबर। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था। देखिए, भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक मंत्रिमंडल स्थापित किया था मार्च 1946 में, और इसी मार्च 1946 में इसको भारत भी भेजा गया था।
और इसका उस टाइम में जो बेबेल जो थे यहाँ पे, लॉर्ड बेबेल यहाँ के गवर्नर जनरल के रूप पे थे। ठीक है, तो ये इसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज लाना। ठीक है, तो ये मार्च 1946 में भारत आए थे कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था? तो वो था कौन सा? असहयोग आंदोलन। ठीक है, और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ साथ चले थे 1920 के आसपास में। तो सही आंसर हो गया 53 का डी। 54 नंबर, ये इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के तौर पर हम लोग जानते हैं। तो 54 का सही आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर है 55, इसमें कहा जा रहा है समाजवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से कहाँ सर्वप्रथम विकसित हुई थी? तो ये हुआ था यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए, राज्य सूची के 3 सूची होता है, केंद्र सूची, राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों। ठीक है, तो राज्य सूची में जो सरकार कार्य करती है वो इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे अदालतें हैं, राज्य की पुलिस है, जिला अस्पताल है, सफाई है, पशु है, सिंचाई है, कृषि, रेलवे, वन, रेलवे पुलिस, रेलवे नहीं, पुस्तकालय, ये सब आदि जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो अदालत, पुस्तकालय, राज्य पुलिस और कृषि, ये सब जो है ये राज्य सूची का विषय है। तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक है। 57 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो ये करता है कौन? ये है मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर है 58, निम्नलिखित में से कौन राज्य सर्वप्रथम भाषाई आधार पर बनाया गया था? तो ये राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य को जो गठन हुआ था, और आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल है? तो ये है कौन? पवन कुमार चामलिंग। और ये पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जो 25 वर्ष तक लगातार ये मुख्यमंत्री पद पर रहे। और दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? तो दूसरे नंबर पे आते हैं नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन नंबर है 60, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से योजना आयोग के नए स्वरूप का नाम क्या है? तो योजना आयोग के नए स्वरूप का नाम क्या है? तो ये नाम है नीति आयोग। सही आंसर है 60 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति है? तो देखिए, ये तो थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, इसका लेटेस्ट वाला आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 61 नंबर का, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 62, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री के द्वारा। सही आंसर हो गया सी। नंबर है 63 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से भारत में पहली बार कब निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई थी? तो ये आया था अप्रैल 1952 में। सही आंसर हो गया इसका 63 नंबर का ए। क्वेश्चन नंबर है 64 नंबर, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है? तो ये 3 प्रकार का आपातकाल का प्रावधान किया गया है, जिसका अनुच्छेद है 352, 356 एवं 360। तो ये 3 तरह का आपातकाल का चर्चा किया गया है हमारे संविधान में। संविधान में कितने भाग मौजूद है? तो देखिए, वर्तमान की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में भाग जो है ये है 25 भाग जुड़ गए हैं। ठीक है, इससे पहले 24 हुआ करता था। जब मूल बना था, जब संविधान बना था, तो 22 भाग में विभाजित किया गया था, और 8 अनुसूची में, जो वर्तमान में 12 अनुसूची हो गया है। और वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो 25 भाग हो गया है संविधान में, और लगभग 470 8 की 12 अनुसूची और 25 भाग में विभाजित किया गया हमारे संविधान में। मूल संविधान की बात करें तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची में विभक्त किया गया था। ये 25वां भाग कौन सा है जो अभी हाल ही में ऐड हुआ है? इसका नाम मुझे बताइए कोई कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर है 66 नंबर, भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है?
तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। सही आंसर हो गया 66 का बी। नंबर है 67। इसमें कहा जा रहा है 67 नंबर में, भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में देश के सभी नागरिकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, और यह एक जो है मौलिक अधिकार है। तो कौन सा आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ए भी सही है और बी भी सही है, अनुच्छेद 23 एवं 24। क्वेश्चन नंबर है 68 नंबर, निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 29 में। सही आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, अनुच्छेद 29 में कहा जाता है कि अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण से संबंधित इसमें प्रावधान है। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद हमको अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 29। क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्नलिखित में से बड़े मांसाहारी को क्या कहा जाता है? तो देखिए, बड़े मांसाहारी को कहा जाता है टर्सरी कंज्यूमर, मतलब तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। सही आंसर हो गया 69 का ए। 70, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो ये रोग है कौन? चेचक। चेचक को हम लोग बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं, स्मॉल पॉक्स के भी नाम से जानते हैं। ये विषाणु से फैलने वाला एक रोग है। क्वेश्चन नंबर है 71, और इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेक्रोसिस। सही आंसर इसका हो गया सी। क्वेश्चन नंबर है 72, और इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव सेल का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है कोयला। क्वेश्चन है 73 नंबर, अकेसिया अरेबिका निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये नाम है बबूल का। क्वेश्चन है 74 नंबर, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग केसर देता है? तो ये भाग है स्टिग्मा। ठीक है, विशेष रूप से ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है, और अगर वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में, और ईरान इराक वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है, निम्नलिखित में से विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो ये पौधा है यूकेलिप्टस। नाम याद रख लीजिएगा। 75 का सही आंसर है सी, यूकेलिप्टस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, भारतीय वानिकी संस्थान निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में स्थित है? तो देखिए, भारतीय वानिकी संस्थान भारतीय वानिकी शोध और शिक्षा परिषद का एक संस्था है, और भारत में वानिकी शोध क्षेत्र का एक प्रमुख संस्था है। यह देहरादून के उत्तराखंड में स्थित है। इसका स्थापना जो है 1906 में किया गया था। इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, देहरादून। उत्तराखंड के देहरादून में स्थापित किया गया था 1906 ईस्वी में। क्वेश्चन है 77 नंबर, किस प्रक्रिया से जल पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। सही आंसर हो गया 77 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज भित्ति निम्नलिखित में से किसके सेलों में पाई जाती है? तो देखिए, सेलुलोज भित्ति जो है इसमें जो है पौधे में पाए जाते हैं, जिससे कि जो मेडिसिन आप लोग कैप्सूल वाला खाते होंगे वो जो है सेलुलोज का ही बना होता है। तो सेलुलोज भित्ति पाई जाती है किसमें? पौधे में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर, निम्नलिखित में से शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो ये जो विष होता है, जब कोई मधुमक्खी आपको काट ले तो बहुत तेज़ दर्द होता है। ठीक है, तो जो शहद जो है जितना मीठा होता है, उसका मधुमक्खी का जहर जो विष होता है उतना ही ज़्यादा घातक होता है। तो मधुमक्खी का विष होता है अम्लीय। सही आंसर हो गया 79 का बी। निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो देखिए, सर्वाधिक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, तो इसमें जो दिख रहा है ये हो जाएगा इसका आंसर सी, सीसा। ठीक है, और जो गुड कंडक्टर है, सिल्वर गुड कंडक्टर होगा, गोल्ड भी गुड कंडक्टर होगा, लोहा भी गुड कंडक्टर, लेकिन सीसा जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो हीन चालक की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर होगा 80 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर, निम्नलिखित में से मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है?
तो देखिए मैग्नेटाइट के जो है एक लौह का अयस्क है, इसमें लोहा जो ऑक्साइड के रूप में आपको मिलता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। तो सही आंसर कौन सा हो गया 81 का ए, Fe3O4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। तो देखिए विद्युत चुंबक के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है वो है कोबाल्ट, जस्ता, लोहा, ठीक है। और ये तांबा जो देख रहे हैं इसको उपयोग में नहीं लाया जाता है जब विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो 82 का सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि हीरे का 1 कैरेट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो हीरे का 1 कैरेट जो होता है वो 200 ग्राम के बराबर होता है। तो सही आंसर हो गया 200 ग्राम। अब आप हम लोग को कमेंट में बताइए, हमको कमेंट में बताइए कि सोने का जो 24 कैरेट होता है तो उसमें कितना गोल्ड होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। 84, इसमें कहा जा रहा है बर्तन तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में किसकी अत्यधिक मात्रा के कारण होता है। तो पानी में जो ज़्यादा पाया जाता है मैग्नीज, इसके चलते जो होता है कपड़ों बर्तन पर बादामी धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि पानी में ज़्यादा क्या है, मैग्नीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर, इसमें कहा जा रहा है यदि मल जल का पुनः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा। तो देखिए यदि मल जल मतलब गंदा जल की बात हो रही है, मल जल का अगर पुनः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप जो है नाइट्रेट में बदल जाएगा। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए 1 मोल जल का भार का अगर हम लोग बात करें तो 18 ग्राम का होता है, और 10 मोल की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180 ग्राम। सही आंसर हो गया 86 का डी, 180 ग्राम। प्रत्येक ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है। तो इसमें से सर्वोत्तम ईंधन है हाइड्रोजन। 87 का सही आंसर हो गया बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, निम्नलिखित में से मरकरी क्या है। तो देखिए मरकरी जो है पारा कहा जाता है मरकरी को, या पारद भी कहा जाता है, जिसको Hg से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर आवर्त सारणी में हम बात करें तो ये डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है ये। इसका परमाणु संख्या है 80 और ये जो है ये द्रव्य के रूप में धातु है, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो गया डी। क्वेश्चन है 89 नंबर, बिहार के राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो अब देखिए राजकुमार शुक्ल थे कौन। जब 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हुआ था तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ल डायरेक्ट गांधी जी से मिलते हैं और इसको बताते हैं कि आप आइए चंपारण, वहाँ पे जो किसान है उसका दुर्दशा देखने के लिए, ठीक है। तो इन्हीं के कहने पर गांधी जी पहली बार चंपारण गए थे और वहीं से अपना सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। तो ये जो रहने वाले थे ये मुरली भरहरवा गाँव के रहने वाले थे, ठीक है। ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। 89 का क्या है ए है 90। इसमें कहा जा रहा बिहार के प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय की 1921 में स्थापना कहाँ हुई थी। तो देखिए ये जो स्थापना हुआ था 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी द्वारा पटना में किया गया था, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो गया ए, पटना। नंबर, सचिंद्र नाथ सन्याल ने कहाँ अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की थी। तो ये किया गया था पटना में। चलिए इसका थोड़ा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। तो इसके द्वारा कहाँ पर, पटना में भी किया गया था। देखिए और भी कई जगह किया गया था जो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया गया था, जैसे भागलपुर में हुआ था, ढाका में किया गया था, तो अलग अलग व्यक्तियों ने किया था। लेकिन सचिंद्र नाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना पटना में किया था, ठीक है। और ये कब किया था, तो 1913 में ये किया गया था। और अनुशीलन का शाब्दिक अर्थ होता है चिंतन मनन, ठीक है। बार बार किया जाने वाला अध्ययन का बार बार अभ्यास करना, इसका शाब्दिक अर्थ है अनुशीलन। तो याद रखिएगा सचिंद्र नाथ सन्याल ने अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर है 92, असहयोग आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन से नेता पूर्णिया से संबंधित थे। तो देखिए असहयोग आंदोलन का समय जो है नेता हसन इमाम पूर्णिया से संबंधित थे। 1920 में शुरू हुए खिलाफत आंदोलन में बिहार में से सैयद हसन इमाम ने सबसे सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो पूर्णिया से संबंधित कौन थे, तो ये थे हसन इमाम। सही आंसर हो गया 92 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, निम्नलिखित में से सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशित किसने किया था। तो ये किया गया था पुरुषोत्तम नारायण नंद के द्वारा ये प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका स्थापना किया गया था 27 नवंबर 1921 को हुआ था।
तो सही आंसर हो गया 94 का ए, 27 नवंबर 1921 है। 95 नंबर, निम्नलिखित में से बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो देखिए ये अलग हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1912 को जो है बिहार बंगाल से अलग कर दिया गया। फिर इसका दूसरा विभाजन होता है बिहार का 1936 में। फिर तीसरा विभाजन होता है 2000 में, जब झारखंड बनता है। 1936 में क्या होता है कि बिहार से उड़ीसा प्रांत जो होता है अलग हो जाता है। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से 46% भूभाग को लेकर एक नया राज्य बनता है जिसका नाम है झारखंड। तो 95 का सही आंसर हो गया बी, 1912 में बिहार बंगाल अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो ये थे ली ग्रैंड। सही आंसर है 96 का बी। 97 नंबर, इसमें कहा जा रहा बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो ये थे जगदीशपुर रियासत के राजा वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। तो इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से हैं 97 का। तो ये बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो ये जगदीशपुर के राजा थे। तो सही आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, निम्नलिखित में से विलायत अली की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए इनायत अली और जो है विलायत अली दोनों भाई थे। ये विलायत अली की जो मृत्यु हुई थी 1854 में, मतलब 1857 की क्रांति से 3 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर, किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों की रिहाई करवाया था? तो ये करवाया था किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और लॉर्ड रिपन जो भारत के गवर्नर जनरल या वाइसराय रहे थे ये 1880 से लेकर 1884 तक में, ठीक है। और ये बहावी आंदोलन का जो है 1800 जब हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस टाइम में, मतलब उससे 1 साल पहले 1884 में जितने भी बहावी कैदी थे जेल में, उसको लॉर्ड रिपन के द्वारा 1884 ईस्वी में रिहाई कर दिया गया था। तो 99 का सही आंसर हो गया बी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा 1000 रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की थी? तो ये राजा कहाँ के थे? तो ये थे रीवा के राजा, सॉरी झांसी के शासक, झांसी के शासक। इनको रीवा के राजा तो अपने राज्य में प्रवेश करने से मना कर दिए थे कुंवर सिंह को। ये झांसी के शासक थे। सॉरी इसका आंसर में और एक्सप्लेनेशन में कुछ मैच नहीं कर रहा है तो आप लोग इसका देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन के तहत ये अवध के शासक होना चाहिए इसका आंसर, मुझे भी ये सही लगता है, ठीक है। तो इनको एक बार आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा और करेक्ट कीजिएगा हमको कमेंट बॉक्स में 100 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 101 नंबर, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था लेकिन कुंवर सिंह आने से मना कर दिए थे? तो वो कौन से अधिकारी थे? तो वो अधिकारी का नाम था टेलर। 102 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था? तो तुर्कों के द्वारा जो अर्जे बिहार कहा गया था ये कहा गया था बिहार शरीफ को। तो सही आंसर हो गया 102 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर, इसमें कहा जा रहा मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो मुजफ्फरपुर में जो होम रूल की स्थापना किया गया था ये जनकधारी प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो 103 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर है 104 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो ये थे देवकी नंदन जी थे। सही आंसर हो गया इसका 104 का डी, ठीक है। साइमन कमीशन आयोग जो है 7 ब्रिटिश संसदों का एक समूह था और जो कि जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ था, ठीक है। और ये क्यों हुआ था? तो ये हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जाँच करने के लिए, ठीक है। और ये साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था इसका, ठीक। और इसमें जो थे बहिष्कार हर जगह हुआ इंडिया में क्योंकि कोई भी इंडियन इसमें सदस्य नहीं बनाया गया था, इसीलिए उसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी हम लोग जानते थे। तो बिहार में जो साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे वो थे देवकी नंदन। क्वेश्चन नंबर है 105 नंबर, इसमें कहा जा रहा है गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहबाद गया पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा कब हुए थे? तो देखिए ये जो हुआ था गौ रक्षा के मुद्दे पर ये दंगा हुआ था 1917 में। तो सही आंसर हो गया इसका 105 का ए। नंबर है 106 नंबर, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो देखिए बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजरूल हक को माने जाते हैं। पटना जिले में जिन्होंने मजरूल हक ने 1917 में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था और असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन में भी इनकी सक्रिय भूमिका रही थी। तो याद रखिएगा बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक जो है वो है मजरूल हक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 नंबर, बिहार में कब होम रूल ली की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था 16 दिसंबर 1916 को पटना में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष बनाया गया था मौलाना मजरुल हक को। तो सही आंसर हो गया 16 दिसंबर 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो देखिए 1912 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था पटना के बांकीपुर में हुआ था, मतलब बिहार में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे RN मधोलकर। उसी में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिए थे। तो सही आंसर हो गया 108 का बी। अब कितना बचा है? यहाँ से जो है 10 क्वेश्चन मैथ का स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग इसका आंसर बताएंगे, आप लोग इसको सॉल्यूशन करिएगा और आंसर मिलाइएगा। तो 109 नंबर का सही आंसर है सी 240। डी आंसर दिया हुआ है, तो देख लेते हैं हम लोग डी में क्या दिया है। 110 में दिया है डी, ठीक है, 160 किलोमीटर। 11 नंबर का सही आंसर दिया है सी 2300। 112 का सही आंसर दिया हुआ है ए 168। 13 नंबर का सही आंसर दिया हुआ है डी 467। 14 नंबर का सही आंसर दिया है ए 10। 15 नंबर का सही आंसर दिया है ए 10,000। 116 नंबर का सही आंसर दिया है सी 12 मीटर। 117 नंबर का सही आंसर दिया है सी 12 किलोमीटर। 118 का सही आंसर दिया हुआ है ए 1950। स्टार्ट हो गया है। तो ये था 10 क्वेश्चन जो मैथ का था। 118 से हम लोग पढ़ते हैं अब क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कब भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद प्रारंभ हुआ है? तो ये किया गया था कब? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1950 में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो गया ए 1950, ठीक है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना को लागू करने हेतु योजना आयोग के साथ सन 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो देखिए इसमें से जो आसपास है 1950 तो नहीं, 1951 इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था 1951 में किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सभी राज्य के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये 50 नहीं 51 इसका सही आंसर होना चाहिए। तो वैसे अगर बात करें तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नंबर है 119 नंबर, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसका राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो किया गया था ये 1938 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो गया 119 का ए। क्वेश्चन नंबर है 120 नंबर, इसमें कहा जा रहा है जन योजना का प्रारूप निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो देखिए जन योजना का प्रारूप जो तैयार किया गया था ये MN राय के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है। इसका नाम था मानवेंद्र नाथ राय। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी तथा विश्व प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार भी थे। उनका जो मूल नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। वे मेक्सिको और भारत दोनों के ही कम्युनिस्ट पार्टियों से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर हो गया कौन सा? 120 का डी MN रॉय। 121 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बाजार के नियम के प्रस्तुत करता थे? तो ये थे जीन बैप्टिस्ट, जो कि 1803 में ये जो है ये फ्रांस के अर्थशास्त्री थे, ठीक है। और ये बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता माने जाते हैं, जो कि 1803 ईस्वी में ये प्रस्तुत किए थे। तो सही आंसर हो गया 121 का ए। क्वेश्चन नंबर है 122 नंबर, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है क्या? मुद्रास्फीति। सही आंसर हो गया 122 का ए। क्वेश्चन नंबर है 123, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि निम्नलिखित में से किसे होती है? तो सबसे अधिक हानि होता है ऋणदाताओं को। नंबर है 124 नंबर, इसमें कहा जा रहा है अमीरों की तुलना में गरीब बचत कैसे करते हैं? निम्नलिखित में से सही का चुनाव कीजिए। तो देखिए अमीरों की तुलना में गरीब जो है अपनी आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्सों का बचत करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया क्या? सी हो गया 124 का। इसमें कह रहा है कि अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्सों की क्या करते हैं? ये बचत करते हैं। तो सही आंसर हो गया इसका सी। इसमें शायद स्टेटमेंट कुछ अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये है बम्बई अपतट का क्षेत्र। सबसे पुराना है कौन? असम के दिग्बोई।
वाणिज्यिक पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो ये मुंबई से किया जाता था। ये कौन से ईस्वी में प्रकाशित होता था? एक बार कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। अगर नहीं आपको पता है तो गूगल करिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इस पत्रिका का प्रकाशन मुंबई से कब किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है? जो संबंधित समिति है उसका नाम बताना है। तो ये है वेणुगोपाल समिति, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, आई होप कि ये सबको पता होगा। निम्नलिखित में से नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। 128 का सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर। खेती की झूम विधि का व्यवहार निम्नलिखित में से कहाँ से शुरू हुआ या शुरू हुआ करता है? तो ये शुरू किया जाता है, या झूम खेती जो होता है ये मिजोरम नागालैंड में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जहाँ पहाड़ी इलाका है वहीं पे झूम विधि से खेती को प्रैक्टिस किया जाता है। तो 129 का सही आंसर हो गया डी, और ये सबसे पुराने तरीके की जो खेती है। नंबर है 130 नंबर। भारत में जूट उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है? तो भारत में अगर बात हो तो पश्चिम बंगाल। अब हमको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर बताइए कि बिहार में कौन सा जिला जूट प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में बताना। अगर भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल का स्थान आता है पहला। क्वेश्चन है 131 नंबर। कीवी बीज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है कपास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर। निम्नलिखित में से खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, ये खेतरी माइन है राजस्थान में, और ये तांबा के लिए बहुत ही फेमस है। तो सही आंसर हो गया 132 का सी, सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो सबसे भारत का ऊंचा नदी बांध है ये टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। किस नदी पर ये टिहरी बांध है? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल का विभाजन किया गया था? ठीक है, तो बंगाल का जो विभाजन किया गया था ये किया गया था 1905 में। किसके समय में ये हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर है 135 नंबर। इसमें कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी निम्नलिखित में से? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कब बनी थी ये? कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते कोई। और अगर भारतीय महिला की बात करें तो वो थी सरोजनी नायडू, प्रथम महिला। अगर सिंपल महिला की बात करें तो एनी बेसेंट जो है पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनी थी। क्या ये अध्यक्ष बनी थी? किस वर्ष ये अध्यक्ष बनी थी और कौन सा अधिवेशन था वो, मतलब कहाँ पे किस शहर में आयोजित किया गया था, ये चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो ये किया गया था सुभाष चंद्र जी बोस के द्वारा। ठीक है, तो 136 का सही आंसर हो गया बी। और एक चीज़ यहाँ पे फिर से कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र जी बोस के द्वारा कब की गई थी और कहाँ पे की गई थी? ये दोनों चीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर। इसमें कहा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था? तो ये पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी शासक था? तो अशोक का बेटा वो थे कौन? कुणाल। तो देखिए, ये जो अशोक है मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक के रूप में जाने जाते हैं। मौर्य राजवंश जो है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक ये रहा। ये लगभग 137 वर्ष तक राज किया भारत में, और इसका स्थापना का श्रेय जो जाता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। ठीक है, और ये चाणक्य के हेल्प से ये मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी बना मौर्य साम्राज्य का, तो वो थे कौन? कुणाल। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ये नाम हुआ करता था मौर्य टाइम में पन्न हुआ करता था मुद्रा का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जो अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म को अपना लिया था? तो ये कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन है 141 नंबर। निम्नलिखित में से श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किस मौर्य शासक को जाता है? तो ये जाता है अशोक को। ठीक है,
श्रीनगर के जो नींव जो लिखा गया था, मतलब राजतरंगिणी की अगर बुक पढ़ें, कलहन की जो रचिता बुक है राजतरंगिणी, उसमें मौर्य सम्राट अशोक के मतलब इसका वर्णन वहाँ पे मिलता है। तो इससे साबित होता है कि अशोक के द्वारा जो श्रीनगर शहर का स्थापना किया गया था। है 142 नंबर, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के जो जीविका का मुख्य साधन था वो था कृषि। तो सही आंसर हो गया 142 का ए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये शहरी सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, किंतु व्यापार एवं पशुपालन भी थोड़े थोड़े प्रचलित थे इसमें। 143 नंबर, निम्नलिखित में से हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग होता था? तो ये लाल रंग का लेप लगाया जाता था, जो कि अभी भी मिट्टी के बर्तन पर ये लेप लगाया जाता है। क्वेश्चन है 144 नंबर, इसमें कहा जा रहा है बिहार में गठित 1937 में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो देखिए, देश में पहली बार चुनाव सन 1937 में हुआ था। इसके लिए 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को प्रांतीय शासन के प्रबंधन का अधिकार दिया था, जिसकी वजह से पहली बार भारत में चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस को आगरा व अवध के संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत व मतलब मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, मद्रास में, उड़ीसा में तथा बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इस तरह केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और कांग्रेस को अंग्रेज की ओर से यह भरोसा मिला हुआ था कि जो सरकार का गठन करेगी उसे गवर्नर जनरल बिना वजह हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बाद कांग्रेस ने 8 प्रांत में अपनी सरकार बनाई और इस प्रकार बिहार में जो गठित हुआ था 1937 में प्रथम मंत्रिमंडल का, उसका नेतृत्व किया गया था मोहम्मद यूनुस के द्वारा। ठीक है, और ये जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मोहम्मद यूनुस जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नहीं थे, क्योंकि उस टाइम में थे श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने सरकार बनाने से मना कर दिए थे, तब जाके इसको आमंत्रण मिला था मोहम्मद यूनुस को कि आइए आप सरकार बनाइए। तो देख लेते 144 का क्या ऑप्शन है। तो 144 का जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 145 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक विद्रोह था? तो ये था 1857 का विद्रोह। सही आंसर हो गया 145 का सी। इसका क्वेश्चन है 146 नंबर, इसमें कहा जा रहा है ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है? तो उसको कहा जाता है गर्म मुद्रा, हॉट करेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर है 147 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी? तो ये किया गया था स्वामी सहजानंद के द्वारा। इनका पूरा नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती और इनके द्वारा एक पत्रिका भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ओंकार। ये अक्सर पूछा जाता है बीपीएससी में। और है 148, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था? तो ये था लोथल। सही आंसर हो गया 148 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आई होप कि सबको पता होगा। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 150, वी हैव मेड अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसी के साथ जो आज का टेस्ट सीरीज़ था यहीं पे ख़त्म होता है। 150 क्वेश्चन हम यहाँ पे कंप्लीट किए। बाकी जो 10 क्वेश्चन था मैथ का उसको हम लोग नहीं छुए, आंसर बता दिए हैं। जो बनाना चाहे बना के अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टेस्ट सीरीज़ के साथ। धन्यवाद।